अच्छा, थायराइड न्यूप्लाज्म का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एडिनोमास डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पैथोजेनेसिस। तो इसमें आपने याद रखना है कि एडिनोमास की पैथोजेनेसिस में टीएसएच के रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे में एक ड्राइवर म्यूटेशन आ जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टॉक्सिक एडिनोमास में। टॉक्सिक हम तभी करें कि मतलब ये हार्मोन की सिंथेसिस भी करेंगे। तो अगर हम फिगर देखें 20.6, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास शोन है, ये सारा हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, टीएसएच का पूरा सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो इसमें जो है ना ड्राइवर म्यूटेशन आ जाती है, जो कि एडिनोमास करवाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक्टिवेटिंग यानी गेन ऑफ फंक्शन सोमेटिक म्यूटेशंस, एक या दो कंपोनेंट्स इस तरह के सिग्नलिंग सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफन जीन्स के अंदर, जो कि टीएसएच रिसेप्टर इटसेल्फ को इनकोड करते हैं, जैसे कि टीएसएचआर जीन हो गया, या लेस कॉमनली अल्फा सब यूनिट हमारे जी स्टिमुलेटरी का जीन, जिसको जीएनएएस जीन कहते हैं। तो इनमें एक्टिवेटिंग या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अलाउ करेंगी फॉलिकुलर सेल्स को कि वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करें, उसको सिक्रीट करें, इंडिपेंडेंट ऑफ द टीएसएच स्टिमुलेशन। बेशक टीएसएच उसको स्टिमुलेट भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये म्यूटेशन फॉलिकल्स को सिक्रीट करवाएंगी थायराइड हार्मोन। तो इसको हम कहेंगे थायराइड ऑटोनोमी। ये भी आपने याद रखना है नेम, ठीक है, टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ओवर एबंडेंस का जो रिजल्ट है वो सिम्टोमेटिक किस्म का हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा पेशेंट को, विथ हॉट थायराइड नोड्यूल, जो कि इमेजिंग स्टडीज़ पे मिलेगी। ठीक है, नोड्यूल तो बन गई, एडिनोमा हुआ है और इस तरह की म्यूटेशंस आ गई हैं जो कि थायराइड की सिक्रीशन करवा रही हैं, तो हॉट थायराइड नोड्यूल बन जाएगी इमेजिंग स्टडीज़ पे। तो ओवरऑल जो सोमेटिक म्यूटेशंस होती हैं ना इस तरह के टीएसएच रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे में, वो प्रेजेंट होंगी स्लाइटली ओवर हाफ ऑफ द टॉक्सिक एडिनोमास में। इस तरह की सोमेटिक म्यूटेशन मिलेंगी। Not surprisingly, such mutations also are observed in subset of autonomous nodules that give rise to toxic multinodular goiter। जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें भी हमें इस तरह की मिलती है म्यूटेशन। तो थस जो ऑटोनोमी होती है ना दोनों टॉक्सिक गोइटर में भी और इस तरह के टॉक्सिक एडिनोमास में, ये ऑटोनोमी स्टेम करती है फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स टू रिलीज द थायराइड हार्मोन इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रॉफिक फैक्टर, लाइक टीएसएच के इंडिपेंडेंटली ये इनको सिक्रीट करवाएगी। अब माइनॉरिटी जो नॉन फंक्शनिंग फॉलिकुलर एडिनोमास होते हैं, यानी 20% से भी कम, उनमें रास की जो है म्यूटेशन होगी या फिर किसी और जीन की जेनेटिक एल्ट्रेशन जो है ये शेयर होती हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमास के साथ, जो हम आगे देखेंगे। यानी वो शेयर करते हैं एक ही एल्ट्रेशन को। तो अब नेक्स्ट आ जाए एडिनोमास की मॉर्फोलॉजी पे। टिपिकल जो थायराइड एडिनोमा होता है वो सॉलिटरी सा होता है, स्फेरिकल लेजन होगी जो कि साथ वाले एडजेसेंट जो हमारा नॉन न्यूप्लास्टिक थायराइड है उसको कंप्रेस कर रही होगी। ठीक है, वो नोड्यूल न्यूप्लास्टिक सेल्स जो है वो डिमार्केट होते हैं एडजेसेंट पैरेन्काइमा से, कि इस न्यूप्लास्टिक सेल्स में वेल डिफाइंड सा इंटैक्ट कैप्सूल मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर हम फिगर देखें 20.12a में, इसमें देखें ये फॉलिकुलर एडिनोमा दिखाया गया है और ये सॉलिटरी सा वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल है जो कि ग्रॉस स्पेसिमेन में हमें विजिबल है। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स नज़र आएंगे जो अरेंज हुए होंगे यूनिफॉर्म फॉलिकल्स के अंदर, जिनमें कोलॉइड भी मौजूद है। तो इस बी फिगर में देखें ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें दिखाया गया है फोटो माइक्रोग्राफ जिसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड फॉलिकल्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा को रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी पे मिलेगा। ओकेजनली जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो एक्वायर करेंगे ब्राइटली यूजिनोफिलिक ग्रेन्युलर सा साइटोप्लाज्म हो जाएगा उनका, या ऑक्सीफिल हर्थल सेल चेंज आएगा उनमें। तो अगर हम इस फिगर को देखें 20.13, इसमें हमें ये हर्थल सेल एडिनोमा दिखाया गया है। इस हाई पावर व्यू में देखें कि ट्यूमर जो है सेल्स का बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा एबंडेंट यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मौजूद है और छोटे छोटे रेगुलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये हमें नियोप्लेजिया में मिलेगा। ठीक है, जब सेल्स नियोप्लास्टिक हो जाएंगे, हर्थल सेल चेंज इसको कहते हैं। अब इसी तरह का एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो हैं बाकी एनाटॉमिक साइट्स पे, इवन बिनाइन फॉलिकुलर जो एडिनोमास होते हैं वो भी ओकेजनली एग्जिबिट करेंगे फोकल न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म ए टाइपिया, और उनमें हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ए टाइपिया। By themselves, these features do not constitute the evidence of malignancy. अब जो हॉलमार्क होता है फॉलिकुलर एडिनोमास का वो है कि हमें इंटैक्ट वेल फॉर्म्ड कैप्सूल की प्रेजेंस मिले जो कि ट्यूमर को इनसर्कल करे।
तो केयरफुली इवेल्यूशन जो होती है कैप्सूल की इंटेग्रिटी की बहुत ही क्रिटिकल होती है कि हम डिस्टिंग्विश करें फॉलिकुलर एडिनोमास को फॉलिकुलर कार्सिनोमास के साथ, ठीक है। जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो हमें मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन हमें कार्सिनोमास में मिलती है। तो इस तरह से हम कैप्सूल की बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। तो मोस्ट जो एडिनोमास होते हैं ना थायराइड के एडिनोमास, वो पेनलेस सी नोड्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा, और रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में डिस्कवर होते हैं। तो लार्ज जो मासेस होंगे वो लोकली सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, लाइक स्वेलोइंग में मसला होगा, डिफ़िकल्टी होगी। इंडिविजुअल्स जिनको टॉक्सिक एडिनोमास है, यानी जो थायराइड की प्रोडक्शन कर रहा है, तो उनको थायरोटॉक्सिकोसिस की फीचर्स होंगे। जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इंजेक्शन लगाएंगे तो मोस्ट एडिनोमास आयोडीन को टेकअप करेंगे लेस एविडली देन द नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा। रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग जो होती है ये आपने याद रखना है, इसीलिए एडिनोमास को कोल्ड नोड्यूल्स की तरह अपीयर करवाएगी रिलेटिव टू द एडजेसेंट नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। पीछे हमने डिस्कस किया था कि जब जो गोइटर वगैरह में इनलार्जमेंट हो रही थी तो उसमें नोड्यूल्स होती थी वो आयोडीन की अपटेक ज़्यादा कर रही थी, जिसको हम हॉट नोड्यूल कह रहे थे, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में जिस तरह हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग पे इस तरह के एडिनोमास कोल्ड नोड्यूल्स इसलिए अपीयर हो रहे हैं क्योंकि ये एडिनोमास ना आयोडीन को लेस अपटेक करेंगे बनिस्बत नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा का, इसलिए हम इसको कोल्ड नोड्यूल कह रहे हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक एडिनोमास हाउएवर हमें वार्म या हॉट नोड्यूल्स नज़र आ सकती हैं स्किन के अंदर। एज मैनी एज 10% जो कोल्ड नोड्यूल्स होती हैं वो इवेंचुअली प्रूव हुई हैं कि ये मेलिग्नेंट होंगी। बाय कंट्रास्ट मेलिग्नेंसी जो है वो हॉट नोड्यूल्स में आपने याद रखना है कि अनकॉमन है, ठीक है। एसेंशियल टेक्निक्स जो कि यूज़ की जाती हैं प्री ऑपरेटिव एवेल्यूशन के लिए इस तरह के एडिनोमास के लिए वो है कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी। अब क्योंकि इस तरह की इवेल्यूएशन जो है इवेल्यूटिंग कैप्सुलर इंटेग्रिटी, इनको मतलब कैप्सुलर इंटेग्रिटी की ज़रूरत होती है। हमने कहा ना कि हम कैप्सूल को चेक करते हैं तभी हम एडिनोमा कार्सिनोमा को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसीलिए अब डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है ना थायराइड एडिनोमा की, वो सिर्फ बनाई जाएगी जब हम केयरफुली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें रीसेक्टेड स्पेसिमेन की। जो सस्पेक्टेड एडिनोमास होते हैं थायराइड के, तो वो इसीलिए रिमूव किए जाएंगे सर्जिकली ताकि हम मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड कर सकें। थायराइड एडिनोमास एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस कैरी करते हैं और इनमें रिकरेंस या मेटास्टेसाइजिंग वाली कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है। लास्ट न्यूप्लाज्म है थायराइड का कार्सिनोमास। अब डिटेक्शन छोटे से क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक कैंसरस नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड की अब बढ़ती जा रही है ड्रामेटिकली यूएस के अंदर ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स में। क्यों? लार्जली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज यूज़ ऑफ थायराइड अल्ट्रासाउंड जो आजकल आ गया है और बाकी जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं, तो अब छोटे से कैंसर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं। नॉनथलेस डेथ जो है इस थायराइड कैंसर की वजह से वो रिलेटिवली स्टेबल है ड्यूरिंग दिस पीरियड, अंडरस्कोरिंग द फेवरेबल आउटकम फॉर सच इंसिडेंटली डिटेक्टेड थायराइड कार्सिनोमास एंड आल्सो रेजिंग द क्वेश्चन अबाउट द वैल्यू ऑफ डिटेक्टिंग क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट कैंसर्स। फीमेल प्रीडोमिनेंस जो है वो नोट की गई है पेशेंट्स में जिनको थायराइड कार्सिनोमा हो गया है अर्ली और मिडल एडल्ट ईयर्स के अंदर। बाय कंट्रास्ट केसेस जो कि बच्चों में चाइल्डहुड के दौरान या लेट एडल्ट लाइफ में मिलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इक्वली बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल, दोनों को इक्वली होते हैं। अब मोस्ट जो थायराइड कार्सिनोमा है एक्सेप्ट के मेडुलरी कार्सिनोमा के, बाकी जितने भी ज़्यादातर होते हैं वो थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम से ही डिराइव होते हैं और इस तरह के वास्ट मेजॉरिटी वेल डिफरेंशिएटेड लेजन्स होती हैं। अब मेजर जो सब टाइप्स होती है ना थायराइड कार्सिनोमा की और उनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फॉलोइंग है। एक तो पेपिलरी कार्सिनोमा है जो कि 85% से भी ज़्यादा केसेस में होता है। 5 से 15% फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है। 5 से कम एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा और 5% मेडुलरी कार्सिनोमा। अब क्योंकि यूनिक क्लिनिकल और बायोलॉजिकल फीचर है इनका और साथ में हर एक टाइप का थायराइड कार्सिनोमा में, तो इसीलिए हम इनको सेपरेटली ही डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो है हम ओवरव्यू लेंगे मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस का सारे तरह के थायराइड कैंसर्स की। तो सब तरह की जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है कि डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में, चारों मेजर वेरिएंट ऑफ द थायराइड कैंसर में। जेनेटिक एल्ट्रेशन, 3 जो फॉलिकुलर सेल डिराइव्ड मेलिग्नेंसीज हैं उनको हमने क्लस्टर किया है अलोंग 2 ऑन्कोजेनिक पाथवेज जो लाई करते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एंड रास। अब वो 2 पाथवे कौन से हैं?
डाउनस्ट्रीम ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एंड रास के। एक तो है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन मैप काइनेज पाथवे, याद रखिएगा, और दूसरा फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे, 3 AKT पाथवे। ठीक है, तो इस फिगर में भी ये सारा जेनेटिक एल्ट्रेशन दिखाई गई है फॉलिकुलर सेल डिराइव्ड मैलिग्नेंसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड में, फॉलिकुलर सेल्स की। तो इसकी पैथोजेनेसिस में मेनली ये 2 पाथवेज होते हैं। अच्छा, अब देखिए नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें इस तरह के पाथवे ट्रांजिएंटली एक्टिवेट होते हैं बाय बाइंडिंग ऑफ द ग्रोथ फैक्टर टू द रिसेप्टर, यानी जब ग्रोथ फैक्टर जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर्स के साथ, जो कि फिर रिजल्ट करेगा इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। तो थायराइड के कार्सिनोमास में क्या होता है कि जिस तरह बाकी सॉलिड कैंसर्स में होता है, जब हमने थर्ड ईयर में चैप्टर 6 न्यूप्लेसिया में डिस्कस किया कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होती हैं इन द कंपोनेंट ऑफ दीज पाथवे, वो लीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन हो जाती है। जाहिर सी बात है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में एक्टिवेशन हो जाती है, इवन अगर ग्रोथ फैक्टर की एब्सेंस भी हो तो भी। ठीक है, तो थस वो प्रोमोट करती हैं कार्सिनोजेनेसिस को। इसमें सबसे पहले देखें पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसकी डिटेल देखें तो एक्टिवेशन मैप MAP। पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में आपने याद रखना है कि मैप काइनेज जो है पाथवे, वो फीचर होता है उसकी, मतलब एक्टिवेशन जो है वो फीचर है मोस्ट पेपिलरी कार्सिनोमास की। अब मोस्ट कॉमन इसमें मैकेनिज्म है ना मैप काइनेज सिग्नलिंग का, वो होता है कि सबसे पहले नंबर 1 रीअरेंजमेंट आ जाएगी जीन्स में जो कि इनकोड करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस को, और NTRK1 यानी न्यूरोट्रोफिक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर 1। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, न्यूरोट्रोपिक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर 1 NTRK1 और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RET। इनको जो जीन इनकोड कर रहा है इन रिसेप्टर्स को, उनमें नंबर 1 रीअरेंजमेंट्स हो जाएंगी। दूसरा एक्टिवेटिंग पॉइंट म्यूटेशन आ जाएगी BRAF के अंदर, जिसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे मैप काइनेज पाथवे का कंपोनेंट है। ठीक है, BRAF का प्रोडक्ट, तो इसमें म्यूटेशन आ रही है। तो ये फिगर देखें तो BRAF हमने देखा कि ये हमारे मैप काइनेज का एक, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे इसका कंपोनेंट है काइनेज पाथवे का, मैप काइनेज का, तो इसमें भी म्यूटेशन आएगी। तो 1/3 ऑफ द हाफ द जो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमाज हैं उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है इस BRAF के अंदर, जो कि मोस्ट कॉमन ड्राइवर म्यूटेशन है इस तरह के नियोप्लाज्म में। ठीक है, सिंस क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट RET या NTRK1 जीन्स के अंदर जो है, और ब्राफ की जो म्यूटेशंस हैं इनके रिडंडेंट इफेक्ट्स होते हैं, तो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे या तो एक या उससे भी कोई और जो है मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटी, लेकिन दोनों नहीं होंगी। ठीक है, 1 या अदर मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटी मिलेगी, लेकिन दोनों साथ नहीं मिलेंगी हमें। देन है पेपिलरी के बाद फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। तो फॉलिकुलर वाले थायराइड कार्सिनोमास, इसमें आपने याद रखना है कि ड्राइवर म्यूटेशन आ जाती है रास या फिर कंपोनेंट ऑफ द PI3 के AKT सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, इसके किसी कंपोनेंट में ड्राइवर म्यूटेशन लेकिन होगी। तो अब दोनों जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज में, और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन PTEN के अंदर, जो कि एक नेगेटिव रेगुलेटर है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज का, तो ये हमें मिलती है म्यूटेशन। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें गेन ऑफ फंक्शन। तो अब रास की और PI3K की जो म्यूटेशंस हैं ये हमें बिनाइन फॉलिकुलर एडिनोमास में भी मिलती हैं और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास के अंदर भी, जैसा कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सजेस्ट करता है कि ये अपनी हिस्टोजेनेसिस को शेयर करते हैं। ठीक है, अब 1/3 to 1/2 ऑफ द जो फॉलिकुलर कार्सिनोमास है उनमें हमें यूनिक किस्म की 2-3 यानी Q13 P25 ट्रांसलोकेशन भी मिलती है, जो कि PAX8 को डिसरप्ट कर देगी। ये PAX8 एक होम्योबॉक्स जीन होता है, पेयर्ड होम्योबॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड की डेवलपमेंट के लिए। और पेरोक्सिसोम पर प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर जीन जो है, जिसका जीन प्रोडक्ट न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर है, इम्प्लिकेट होता है टर्मिनल डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स में, तो इसमें भी हमें मिलती है। ये जो ट्रांसलोकेशन है ये मतलब इसको भी डिसरप्ट कर देती है। ठीक है, PAX होम्योबॉक्स को भी कर रही है और इसको प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर जीन को PPARG इसको भी डिसरप्ट करेगी। देन कह रहा है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास। अच्छा, उससे पहले ये फिगर भी देख लें। तो हमने देखा कि फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमास जो होते हैं उनमें हमें PI3K की म्यूटेशन मिलती है। ठीक है, और रास की।
ड्राइवर म्यूटेशन मिलेंगी रास में या फिर कंपोनेंट ऑफ द PI3 AKT पाथवे के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो अब इस तरह के हाईली एग्रेसिव जो ट्यूमर्स होते हैं वो आपने याद रखना है कि डिनोवो भी अराइज कर सकते हैं या फिर मोर कॉमनली जब प्रोग्रेशन हो जाए वेल डिफरेंशिएटेड पेपिलरी कार्सिनोमा की या फॉलिकुलर कार्सिनोमा की, इनकी प्रोग्रेशन की वजह से भी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा अराइज कर सकते हैं। तो मॉलिकुलर एल्ट्रेशन जो है वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास में प्रेजेंट होगी, जिसमें हमें वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास भी आ जाते हैं। उनमें हमें रास की या PIK3CA, ठीक है, PIK3CA, इसमें जो है हमें म्यूटेशन मिलेंगी, एज वेल एज एडिशनल म्यूटेशंस भी मिलेंगी जो कि स्पेसिफिक होती हैं एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास के लिए। अब बहुत जो कॉमन है ना इस तरह की यूनिक म्यूटेशंस, वो हैं कि हमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलेगी TP53 के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जो कि बिलीव हुआ है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास। देन है अगला मेड्यूलरी थायरॉयड कार्सिनोमास। तो इन कॉन्ट्रास्ट विद दी सब टाइप्स जो कि सारी अभी हमने ये सारी डिस्क्राइब की, अब ये जो मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा है ना, इस तरह के न्यूप्लाज्म अराइज करते हैं फ्रॉम द पैराफोलिकुलर जो हमारे सी सेल्स होते हैं, रादर देन द फॉलिकुलर एपिथेलियम, उससे अराइज नहीं करेंगे, सी सेल्स से करेंगे। तो फेमिनियल जो मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा है वो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2, जिसको हम मेन टाइप 2 कहते हैं, जो हम इस यूनिट में आखिर में डिस्कस करेंगे, उसमें हमें फेमिलियल मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा मिलता है। और इसमें साथ में एसोसिएट होती है जर्म लाइन RET प्रोटोऑन्कोजीन की म्यूटेशन होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन करवा देगी RET टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से उसकी रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो रही है। तो RET की म्यूटेशन जो हमें ज़्यादातर 1/2 ऑफ द नॉन फेमिलियल यानी स्पोरेडिक मेडुलरी थायरॉयड कैंसर्स में भी मिलती है। तो ये भी आपने पॉइंट इसमें याद रखनी है। देन कह रहा है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मेजर रिस्क फैक्टर प्री डिस्पोज करते हैं थायरॉयड कैंसर की तरफ। वो है कि अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो जाए, पार्टिकुलरली ज़िंदगी के पहले 2 डिकेड्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द लाइफ। अब इन कीपिंग विद दिस फाइंडिंग, इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड इंक्रीज़ मिला है इंसिडेंस का पेपिलरी कार्सिनोमास का बच्चों के अंदर जिनको आयोनाइजिंग रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हुआ चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर 1986 में, ठीक है, तो उनको पेपिलरी कार्सिनोमास हो गए। डेफिशिएंसी डाइट्री आयोडीन की और एक्सटेंशन के साथ एंड बाय एक्सटेंशन एंड एसोसिएशन विद गोइटर जो है ये लिंक्ड है विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमास, ठीक है, इसमें इस सेटिंग में हमें फॉलिकुलर कार्सिनोमास भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हुई। अब हम जो है कार्सिनोमास की पैथोजेनेसिस सब में कॉमन होती है। अब इंडिविजुअली हर एक कार्सिनोमा को थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले पेपिलरी कार्सिनोमा। तो जिस तरह हमने पहले मेंशन किया कि पेपिलरी कार्सिनोमा बहुत कॉमन फॉर्म है थायराइड कैंसर का, और इस तरह के ट्यूमर जो है किसी भी एज में अराइज कर सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड कार्सिनोमा यही होते हैं जिनमें कोई प्रीवियस एक्सपोजर हुआ हो आयोनाइजिंग रेडिएशन के साथ। तो मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे पेपिलरी कार्सिनोमा हमें सॉलिटरी से या मल्टीफोकल लेजन मिलेंगी। कुछ ट्यूमर्स वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे, इनकैप्सुलेटेड होंगे, बाकी जो हैं वो इनफिल्ट्रेट भी कर सकते हैं एडजेसेंट पैरेन्काइमा को, और उनके इल डिफाइंड से मार्जिन्स होंगे। जब हम इनका कट सरफेस देखेंगे तो हमें पेपिलरी फोकाई नज़र आएंगे जो कि पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है, पेपिलरी फोकाई। तो इस फिगर में देखिए, इसमें ए फिगर में ये दिखाया गया है, ये वैसे पेपिलरी कार्सिनोमा है थायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि पेपिलरी कार्सिनोमा ग्रॉसली डिसर्नेबल पेपिलरी स्ट्रक्चर है इसका, और ये पार्टिकुलर एग्जांपल होती है वेल फॉर्म्ड पेपिला की। माइक्रोस्कोपिक जो हॉलमार्क है ना पेपिलरी न्यूप्लाज्म का, उसमें फॉलोइंग आ जाता है। पूरी माइक्रोस्कोपी आपने समझनी है। ब्रांचिंग पेपिला हमें नज़र आएंगे जिनमें बीच में अंदर जो है पेपिलास में एक फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक होगी, ठीक है, जो कवर हुई होगी सिंगल या मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के साथ, ठीक है। तो अगर हम फिगर भी देखें बी फिगर, तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि वेल फॉर्म्ड जो है पेपिलास बनी हुई है, ठीक है। मोस्ट केसेस में जो एपिथेलियम जो कवर कर रही है ना इस तरह के पेपिला को, वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, आपने याद रखना है, यूनिफॉर्म होती है, ऑर्डरली क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। लेकिन मोर प्लियोमॉर्फिक होंगे या फिर इवन एनाप्लास्टिक मॉर्फोलॉजीज भी हमें मिल सकती हैं। न्यूक्लियर जो है वो फाइनली डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इम्पार्ट कर रहा है ऑप्टिकली क्लियर या एम्प्टी अपीयरेंस, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्रोमेटिन है ना न्यूक्लियर का वो बिल्कुल
डिस्पर्स हो गया फाइनली, तो खाली खाली सा हमें सेल नज़र आ रहा है। तो ये डेजिग्नेशन दे रहा है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास या ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया। इस फिगर में हमें ये नज़र आ रहा है कि ये लाइन हुए हुए सेल्स के साथ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एम्प्टी अपीयरिंग है न्यूक्लिया के साथ, एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लिया, जिसको हम कभी कभार ऑर्फन एनी न्यूक्लिया कहते हैं। देन कह रहा है कि इन एडिशन हमें इनवेजिनेशंस में मिलती हैं साइटोप्लाज्म की, जो कि इसको अपीयरेंस दे रही है इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूशंस की, यानी सूडो इंक्लूजन, क्योंकि साइटोप्लाज्म इस तरह इन्वेजिनेट हो रहा है। तो ये फीचर जो है या इनको सूडो इंक्लूजन कहेंगे या इंट्रा न्यूक्लियर ग्रूव्स कहेंगे। तो ये यहाँ डी फिगर में भी हमारे पास शोन है कि सेल्स जो है इनको फाइन नीडल एस्पायरेशन के थ्रू ऑब्टेन किया गया है पेपिलरी कार्सिनोमा में। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि विजिबल हैं और कुछ एस्पायरेटेड सेल्स के अंदर जो ये एरोज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इंक्लूशंस को। अब याद रखिएगा इस तरह के जो न्यूक्लियर फीचर्स हैं ये काफ़ी होते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पेपिलरी कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। ये सूडो इंक्लूजन्स मिल रही हैं और ऑर्फन एनी न्यूक्लियर सेल्स मिल रहे हैं, तो पेपिलरी कार्सिनोमा की डायग्नोसिस के लिए ये काफ़ी है। इवन अगर हमें पेपिलरी का आर्किटेक्चर जो है वो नहीं मिलता उसके बावजूद भी, ठीक है। तो इसके अलावा कह रहे हैं कंसेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम समोमा बॉडीज़ कहते हैं, जो कैल्सिफाइड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी हमें लेजन में मिलते हैं यूजुअली विद इन द कोर ऑफ द पेपिला, ठीक है, इसकी कोर के अंदर। अब इस तरह के स्ट्रक्चर हमें कभी भी फॉलिक्यूलर या मेडुलरी कार्सिनोमा में नहीं मिलेंगी, समोमा बॉडीज़ पेपिलरी में मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोकाई जो होता है लिम्फेटिक इन्विजन का बाय द ट्यूमर, वो भी प्रेजेंट होगा ऑफन, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ब्लड वेसल्स की रिलेटिवली अनकॉमन होती है, पर्टिकुलरली जो छोटी लेशंस हैं उनमें। एडजेसेंट हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर मेटास्टेसिस भी हो सकती है अप टू 1/2 ऑफ द केसेस में। इसके अलावा कह रहा है ओवर अ डजन ऑफ वेरिएंट्स जो है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो सो कॉल्ड इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट होता है। ये कंप्राइज हुआ है कि इसके फॉलिकल्स जो हैं वो लाइन हुए हुए होंगे सेल्स के साथ, जो कि हार्बर कर रहे हैं न्यूक्लियर फीचर्स ऑफ पेपिलरी कैंसर्स, जो हमने पहले डिस्कस किया कि पेपिलरी कैंसर में हमें न्यूक्लियर फीचर कौन से मिलते हैं कि ऑर्फन आई एनी न्यूक्लियाई और समोमा बॉडीज़ मिलती हैं, सूडो इंक्लूशंस मिलती हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो हमें फॉलिकुलर वेरिएंट में भी मिलते हैं, जो कि इनकैप्सुलेटेड एक फॉलिकुलर वेरिएंट है, ठीक है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। दैट्स इट। अब पेपिलरी कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर किस तरह के होंगे? ये असल में नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स होते हैं जो कि मैनिफेस्ट करेंगे एक पेनलेस किस्म के मास की तरह नेक के अंदर, या तो थायराइड के अंदर मास होगा या फिर वो सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर भी मेटास्टेसिस कर सकता है। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादातर हम इस्टेब्लिश करते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन के थ्रू, जो कि बेस्ड है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर फीचर जो हमने सारे अभी एक्सप्लेन किए। न्यूक्लियर फीचर मिल जाएंगे और हम डायग्नोस कर लेंगे। पेपिलरी कार्सिनोमास इंडोलेंट लेशंस होती हैं जिसमें 10 ईयर्स सर्वाइवल रेट जो है वो 95% से भी ज़्यादा है। ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें प्रेजेंस मिलती है आइसोलेटेड सर्वाइकल नोड्यूल मेटास्टेसिस की। तो अगर कोई एक सिर्फ आइसोलेटेड सा अगर सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस हुई है तो ये इतना इसकी प्रोग्नोसिस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट में हेमाटोजेनस ब्लड के थ्रू भी मेटास्टेसिस प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। मोर कॉमनली लंग्स में होती है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पेशेंट्स का जिनको पेपिलरी थायराइड कैंसर है वो डिपेंड करता है कुछ सेवरल फैक्टर्स पे, जिसमें उसकी एज भी आ जाती है। तो जनरल जो प्रोग्नोसिस होती है ना वो ओल्डर एडल्ट्स में जो 40 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें प्रोग्नोसिस इतनी फेवरेबल नहीं होती। इसके अलावा एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन की प्रेजेंस और डिस्टेंट मेटास्टेसिस यानी स्टेज की प्रेजेंस कि कौन सा स्टेज है कैंसर का, तो इन सारी चीज़ों पे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पेशेंट का डिपेंड करता है। रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया कि फॉलिकुलर जो वेरिएंट्स हैं ना पेपिलरी कार्सिनोमा के, उनमें हमें इन्वेजन का एविडेंस नहीं मिलता। यानी पेपिलरी कार्सिनोमा के फॉलिकुलर वेरिएंट्स जिनमें इन्वेजन भी नहीं हुई तो उनमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है मैलिग्नेंट बिहेवियर का। In recognition of this, forthcoming recommendation from the World Health Organization suggests the name carcinoma should be stripped from these tumor, क्योंकि इनमें कोई मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल ही नहीं है तो हम इनको कार्सिनोमा नहीं कहेंगे। तो ये जो है henceforth क्लासीफाई किए गए हैं बिनाइन न्यूप्लाज्म्स के अंदर टू प्रिवेंट द ओवर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम इसको बिनाइन न्यूप्लाज्म की कैटेगरी में ही रखते हैं पेपिलरी कार्सिनोमास को, ताकि ओवर ट्रीटमेंट से बचा जा सके। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइप है इसकी न्यूप्लाज्म है फॉलिकुलर कार्सिनोमा।
अब ये 5 से 15% हमने कहा कि प्राइमरी थायराइड कैंसर्स होते हैं और वुमेंस में ज़्यादा कॉमन है, 3:1 के साथ होते हैं, ओल्डर एज में होंगे बनिस्बत पेपिलरी कार्सिनोमास के। पीक इंसिडेंस अब इसका 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है। फॉलिकुलर वाले कार्सिनोमा फ्रीक्वेंट है उन एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी डाइट में कम ज़्यादा हो, ठीक है, डेफिशिएंसी हो डाइट में। तो 25 to 40% जो है थायराइड कैंसर इसी वजह से होते हैं। जबकि इसका इंसिडेंस कम हो गया है या अभी तक स्टेबल है आयोडीन सफिशेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। ये फॉलिकुलर वाली टाइप हो गई। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी उसमें हमें माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में फॉलिकुलर कार्सिनोमास यूनिफॉर्म सेल्स के बने होंगे जिनमें छोटे छोटे से फॉलिकल्स होंगे रेमिनिसेंट ऑफ द नॉर्मल थायराइड। इस फिगर में देखिए ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है थायराइड ग्लैंड का और इसमें थोड़े बहुत हमें ग्लैंडुलर ल्यूमिना में रिकॉग्नाइजेबल कोलॉइड मिल रहा है। तो यानी ये फॉलिकल्स का बना होगा ये कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, जो कि नॉर्मल थायराइड के ही रेमिनिसेंट है। बाकी केसेस में हमें फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन लेस अपेरेंट भी हो सकती है। जिस तरह फॉलिकुलर एडिनोमास में हमने डिस्कस किया था, तो हर्थल सेल वेरिएंट्स जो हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमास के भी हमें मिल सकते हैं। फॉलिकुलर कार्सिनोमास वाइडली इन्वेजिव, आपने याद रखना है, इनफिल्ट्रेटिंग किस्म का थायराइड पैरेन्काइमा को इनफिल्ट्रेट करता हुआ और हमारे एक्स्ट्रा थायराइड सॉफ्ट टिश्यू को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वाइडली इन्वेजिव किस्म का हो सकता है या फिर इवन ये मिनिमली इन्वेजिव भी हो सकता है। अब अगर ये मिनिमली इन्वेजिव है तो ये शार्पली डिमार्केटेड लीजन होगी जो कि बहुत मुश्किल है कि हम इसको फॉलिकुलर एडिनोमा से डिस्टिंग्विश करें ग्रॉस एग्जामिनेशन पे। अगर ये मिनिमली इन्वेजिव है तो एडिनोमा की तरह ही लगेगी। अब जो डिस्टिंक्शन होती है ना इस फॉलिकुलर एडिनोमा की और कार्सिनोमा की, वो रिक्वायर करती है कि हम एक्सटेंसिव हिस्टोलॉजिक सैम्पलिंग करें ट्यूमर के कैप्सूल की, ठीक है, कैप्सूल थायराइड इंटरफेस की, ताकि कैप्सूलर एंड या फिर वास्कुलर इन्वेजन को एक्सक्लूड किया जा सके। तो अगर फिगर देखें ये वाला 20.17, इसमें यहाँ पे शोन है कैप्सूलर इन्वेजन फॉलिकुलर कार्सिनोमा की। यहाँ पे देखिए इवेल्युएटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द कैप्सूल इज क्रिटिकल इन डिस्टिंग्विशिंग द फॉलिकुलर एडिनोमास फ्रॉम फॉलिकुलर कार्सिनोमास, ठीक है, कैप्सूल की इंटेग्रिटी को इवेल्युएट करना होगा। तो ए फिगर में